हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य, जिसमें दो क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। जो हमारी पहली क्लास थी वो शिवाजी के बारे में थी, और सेकंड क्लास थी जो हमारी शिवाजी के जो भी प्रशासन में जो भी कार्य हुए उससे रिलेटेड थी। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है शिवाजी के उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो इनकी जो क्लास रही है शिवाजी और उसके प्रशासन की, ऐसे ही ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे, ठीक है। तो पेशवा का कार्यकाल कहाँ से स्टार्ट होता है, किसके काल में किस पेशवा का कितना ज्यादा मतलब एक तरह से रोल रहा है, क्या क्या उसने कार्य किए, तो वो उसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा। या हम संधिया है, संगोली की संधि है, वरना की संधि है, वो किस किस के बीच होती है, उन सब चीजों को जानने के लिए शिवाजी के उत्तराधिकारी पढ़ने होते हैं। तो उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं संभाजी। तो शिवाजी की जो उत्तराधिकारी जो भी रहेंगे, जो भी डिटेल है उनके बारे में हम जान लेंगे। शिवाजी की जो मृत्यु हो जाती है वो 1680 में हो जाती है, ठीक है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होगी। और जब शिवाजी की मृत्यु होती है, इसका जो अंतिम संस्कार है, या इनको कहते हैं ना, इसका अंतिम संस्कार जो करते हैं वो इनके बड़े पुत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, आग लगाना, दाह संस्कार करना, जो भी उनकी उसको आग देता है, वो कौन था? उनका पुत्र राजा राम। ओके। उसके बाद इसका जो बड़ा पुत्र वैसे कौन था? संभाजी था। बड़ा पुत्र संभाजी था। पर ये जो है अंतिम संस्कार कौन करता है? राजा राम करता है। इसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे संभाजी थे ही नहीं। संभाजी तो कैद थे पहले से ही। संभाजी कहाँ थे? कैद थे। कौन से किले में? पन्हाला किले में। किसने कैद किया हुआ था अभी पनहाला किले में? शिवाजी ने ही इसको कैद किया हुआ था। इसकी कुछ ऐसी घटनाएं रही थी लास्ट के दिनों में, जिसलिए शिवाजी ने इसको कैद कर दिया था। तो जब ये यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसका जो अंतिम संस्कार है वो राजा राम ने किया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी भी कहीं ना कहीं राजा राम को ही चाहता था कि उसका अगला उत्तराधिकारी बने, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसी को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। बट संभाजी भी कैद से छुट के आ चुके होते हैं, और वे अपने आप को यहाँ के छत्रपति घोषित कर देते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से, ठीक है। सिर्फ इसको राजा राम मतलब उत्तराधिकारियों ने मान लिया था, पर जो है संभाजी आ जाते हैं। और संभाजी के आने के बाद वो बोलते हैं कि बड़ा बेटा मैं हूँ, और एक तरीके से मैं ही राजा बनना चाहिए, मैं ही छत्रपति बनना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? संभाजी गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो जो संभाजी का टाइम है वो 1680 से 82 तक टाइम है, ठीक है। संभाजी का जो माता रही है, मतलब ऐसे संभाजी किसके पुत्र थे? शिवाजी के। और इनकी जो माता रही थी वो थी साईबाई निम्बालकर। साईबाई भी लिखा होता है, साईबाई भी लिखा होता है, निम्बालकर। तो ये इनकी जो है माता का नाम था। और इनका जो आगे पुत्र होता है संभाजी का, तो इनसे कौन पैदा हुआ? संभाजी। और संभाजी का जो आगे पुत्र होगा वो साहू होगा। साहू, ठीक है। इनकी जो पत्नी रही है, पत्नी का जो नाम रहा है वो रहा था येसुबाई। येसुबाई। इससे क्या था? इससे एक तो पुत्र हुआ था इन दोनों से, और एक जो हुई थी इनकी बेटी थी भवानी, ठीक है, भवानी बाई। उसके बाद साहू साहू की शादी होती है सावित्री से। सावित्री से आगे जाके निसंतान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, कोई संतान इनको नहीं होती है। यहाँ तक है, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे थोड़ा सा इनका रोल आएगा, इसलिए हमें जानना होता है। तो संभाजी आगे गद्दी पर बैठे हैं, उनका राज्यभिषेक होता है संभाजी का। इनका राज्यभिषेक कहाँ होगा? रायगढ़ में। रायगढ़ में होता है, ठीक है। कब होगा? 1680 में राज्यभिषेक होता है। और ये क्या होते हैं? छत्रपति बन जाते हैं, छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आगे छत्रपति ही बनेगा। छत्रपति बनेगा। सबसे पहले तो ये पद पे बैठते हैं। एक तो ये अष्टप्रधान जो था, अष्टप्रधान जो शिवाजी ने शुरू किए थे अष्टप्रधान, उनको समाप्त कर देता है। अष्टप्रधान पदों को समाप्त, ठीक है। ये वाली मेन चीज है इसके बारे में। जो राज्यभिषेक होगा इसका रायगढ़ में होगा।
और छत्रपति जो है इसके जो इस छत्रपति की उपाधि ले लेता है, छत्रपति बन जाता है। उसके बाद ये जब गद्दी पर बैठेगा, सबसे पहले ये अष्टप्रधान जो पद था जो शिवाजी ने बनाया था, जिसमें जो आठ आठ प्रधान थे, वो उस पद को समाप्त कर देता है। ठीक है, सिर्फ पेशवा ही, मतलब जो इनका एक मेन पद है वो पेशवा तो रहता ही है, पर जो बहुत सारे पद थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो याद रखनी है कि ये ना, इसके दो पक्ष कहे जाते हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा क्रोधी, घमंडी और एक तरह से अभिमानी तरह का व्यक्ति था, और दूसरा पक्ष इसका कहता है कि विश्व में सबसे प्रथम बाल साहित्यकार भी यही था। इसने संस्कृत और हिंदी में जो है बहुत सारी जो है इसने कविताएं, रचनाएं लिखी हैं, काफी सारी भाषाओं का इसको ज्ञान था। तो इसके दो पक्ष हमेशा माने जाते हैं, एक तो ये अभिमानी और घमंडी था, दूसरा पढ़ाई के मामले में ये क्या था, थोड़ा सा अव्वल था, बाल साहित्यकार, इसको विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार इसको कहा जाता है। और इसकी कुछ बुक है वो भी कई बार हमें एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संभाजी के बारे में। तो ये है भाई संभाजी, 1680 से 89 का इनका टाइम है। साईबाई निंबालकर इनकी माता का नाम था। संभाजी की जो पत्नी रहेगी वो येसुबाई रहेगी, और आगे जाके जो है इनके दो पुत्र पैदा होते, मतलब दो संतान पैदा होती है, एक साहू और एक भवानी। ठीक है, साहू की शादी होती है सावित्री से, जिसके कोई पुत्र मतलब कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता और इन्हीं संतान ही मर जाते हैं। राज्याभिषेक होता है 1680 में, छत्रपति बन जाते हैं और अष्ट प्रधान पदों को ये समाप्त कर देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। जो आपके क्या थे, संभाजी, हम संभाजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। कौन थे संभाजी, ये शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, इनके बारे में दो पक्ष कहे जाते हैं, दो पक्ष। एक पक्ष तो ये था कि ये एक बहुत ही अभिमानी और क्रोधी थे, अभिमानी, क्रोधी और कुछ हटी टाइप के ये इंसान थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनके बारे में जो कहा जाता है, दूसरी बातें ये क्या थी कि ये एक तरह से बहुत, मतलब पूरे विश्व के विश्व में प्रथम बाल साहित्यकार भी इनको ही माना जाता है, प्रथम बाल साहित्यकार भी इन्हीं को माना जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कौन विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार था, तो यही थे, कौन, संभाजी। 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक संस्कृत भाषा में ग्रंथ या रचना लिखी थी, संस्कृत भाषा में। आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट लिखूंगी तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बस मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले संस्कृत भाषा में इन्होंने बूंद भूषणम रचना लिखी थी, बूंद भूषणम, ये वाली जो रचना इन्होंने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद हिंदी भाषा में भी इन्होंने लिखी है, हिंदी भाषा में 7 शतक। ठीक है, 7 शतक, नरवरशिखा। और इनको ना बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था, बहुत सारी लैंग्वेज इनको पता थी, जैसे कन्नड़ है, मराठी है, फारसी है, संस्कृत है, और उसके बाद जो भाषा रही है इनकी वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी में भी हमने लिखा है। तो कई बार पूछा जा सकता है, जैसे टीपू सुल्तान को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इनको भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, भाई कौन सी भाषा का ज्ञान था, कौन सी का नहीं था, ऐसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी इनकी जो है रचनाएं रही हैं, ये रही आपकी बूंद भूषणम रचना, ये थी आपकी संस्कृत भाषा में, और हिंदी में है 7 शतक, नरशिखा और एक नर नायिका, ये भी थी भाई। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, संभाजी के बारे में दो पक्ष कहे जाते हैं, एक पक्ष इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब नेगेटिविटी के बारे में कहा जाता है, क्या इसके माइंड में था, और जो दूसरा वाला पक्ष था वो कहा जाता है भी ये एक बाल साहित्यकार है। भाई बाल साहित्यकार कैसे, इसने बालक सी उम्र में कुछ अच्छा अचीव किया था साहित्य में। इसने पहली जो रचना लिखी थी संस्कृत भाषा में बुंद भूषणम लिखी थी, और जो हिंदी भाषा में 3 लिखी थी इसने, नर नायिका, ठीक है, नरशिखा, और उसके बाद 7 शतक, ये वाली इसकी जो है रचनाएं रही हैं। हिंदी में पूछी जाए तो ये वाली है, और संस्कृत में पूछी जाए तो ये वाली है। उसके बाद इसको किस किस भाषा का ज्ञान था, कन्नड़ का, ठीक है, मराठी का तो होगा क्योंकि ये मराठे थे, उसके बाद संस्कृत का भी होगा क्योंकि उसने संस्कृत में लिखा था, हिंदी का है क्योंकि हिंदी में लिखा है, और दूसरी थी फारसी, तो फारसी और कन्नड़ का भी इसको ज्ञान था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो भाई इसकी जो है मृत्यु मृत्यु भी जल्दी ही हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा टाइम तक ही नहीं जीता। इसके गुरु का नाम देख लीजिए, गुरु कौन थे इसके, गुरु तो एक थे उमा पंडित, उमा जी पंडित,
उमाजी पंडित थे, दोनों ही पंडित, मतलब उमाजी पंडित और एक था आपका काशी पंडित या केशव पंडित, ठीक है। तो एक था आपका केशव पंडित। तो ये पूछे जाए कौन किसके गुरु थे, कई बार पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उमाजी पंडित और ये थे आपके केशव जी पंडित, ये इसके दो गुरु थे और इसका एक सहयोगी भी था। मान सकते हैं प्रशासन का इसका मेन जो उत्तराधिकारी था, या अधिकारी, नोट उत्तराधिकारी, प्रशासन का, संभाजी के प्रशासन का एक मेन जो अधिकारी व्यक्ति था उसका नाम था कविकलश। प्रशासन के का अधिकारी, या कहीं कहीं लिखा होता है सहयोगी। इसका इसलिए रोल है क्योंकि आगे इसके कहने पर ये कुछ ऐसा कदम उठाएगा जो इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। कवि कलश या कहीं कहीं लिखा होता है रवि कलश, ये इसके प्रशासन का एक मेन अधिकारी रहा है, मेन इसका सहयोगी रहा है इसके प्रशासन को चलाने में। होता क्या है कि 1681 का टाइम है। अकबर द्वितीय, औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय, ये अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। बगावत करने के बाद वहां से भागता है और भागने के बाद ये यहाँ पे शरण ले लेता है। और उसको कौन कहता है शरण? संभाजी को कवि कलश ने कहा कि आप अकबर द्वितीय को अपने यहाँ पे शरण दे दो। तो संभाजी कवि कलश के कहने पर अकबर द्वितीय को अपने यहाँ पे शरण दे देते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चलेगी तो वो चीजें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि अभी तक तो ये संभाजी जो हम पकड़ के इसको रखे हुए थे, हमारी कैद में थे, आज इतनी हिम्मत इसकी, तो ये वाले कदम उठा रहा है। तो इसने क्या किया था, संभाजी को और इसका जो दोस्त था सहयोगी, इनको पकड़वा दिया था, ठीक है। उज्जैन में संगमेश्वर पहाड़ी, वहां पर इनको पकड़वा कर उसके बाद पुना के पास एक गांव है कोड़े गांव, वहां पर इनको फांसी दिलवा दी थी। मुकर्रब खान ने इनको फांसी दी थी और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राजा राम बनता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर द्वितीय को इसने क्या दी, शरण दे दी भाई। शरण का मतलब ये है कि आप यहाँ रह लो, खा पी लो, आपको कपड़ा लत्ता रोटी ये सब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसने कहा कि हम सैनिक दे देंगे आपको या हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ तो संभाजी ने नहीं कहा। बस खाने पीने की ही चीजों के लिए शरण दे दी। 1681 की बात, और उस वक्त औरंगजेब गोलकुंडा के अभियान में बिजी था। जैसे ही वो फ्री होता है 86-87 में, तो वो यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये चीजों का जब पता औरंगजेब को चलता है, तो औरंगजेब संभाजी के विरुद्ध अभियान करता है। संभाजी के विरुद्ध अभियान, तो ये इसके विरुद्ध अभियान करेगा और क्या करेगा, इन दोनों को पकड़वा दिया जाएगा। कवि कलश और कौन था दूसरा व्यक्ति, कौन था, संभाजी। संभाजी और कवि कलश को पकड़वा दिया जाएगा। कहाँ पे पकड़े जाएंगे भैया, उज्जैन के संगमेश्वर पहाड़ी पर, नोवड़ा गांव कुछ ऐसा लिखा होता है, नोवाड़ा गांव, वहां पे इनको पकड़ लिया जाएगा और इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी कहाँ दी जाएगी, पूना के पास एक गांव है कोड़े गांव, गांव, ठीक है, कोड़े गांव, यहाँ पर इसको फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है फांसी, मुकर्रब खां के द्वारा। मुकर्रब खां के द्वारा इसको फांसी दे दी जाती है। तो ये संभाजी का दी एंड होता है। गुरु उनके उमाजी पंडित और केशव पंडित थे, ठीक है। प्रशासन अधिकारी कवि कलश रहे हैं। कवि कलश के कहने पर ही अकबर द्वितीय को शरण दे देते हैं। अकबर द्वितीय को शरण देने के लिए भारी पड़ता है। औरंगजेब के अभियान के द्वारा इनको पकड़ा जाता है, संभाजी और कवि कलश को, और इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। तो अभी आपका संभाजी हो गया खत्म। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो कौन रहेगा, वो आपका रहेगा संभाजी के बाद राजा राम, जो पहले ही गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो चुका था, पर इसने उसको बैठने नहीं दिया था, तो वो अब गद्दी पर बैठेगा। तो जो राजा राम है ना, इसकी दो पत्नियां थी, ठीक है। राजा राम की जो दो पत्नियां थी, ये कब तक गद्दी पर बैठेगा, इसका जो टाइमिंग है गद्दी पर बैठने का, ये बैठेगा 1617, ठीक है। ये वाला टाइम इसका गद्दी पर रहेगा। इसकी ना दो पत्नियां थी। पहली पत्नी थी इसकी राजबसाई, और एक पत्नी थी इसकी, वो थी ताराबाई, राजसबाई, राजसबाई, और एक पत्नी थी इसकी ताराबाई। तो एक पत्नी पत्नी से जो जन्म होता है पुत्र का, वो होता है संभाजी द्वितीय,
क्योंकि ये आगे आएंगे तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो पहले इनके बारे में जान लेना चाहिए। और जो ताराबाई का पुत्र हुआ था वो था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी के बाद आते हैं संभाजी, संभाजी के बाद आते हैं राजा राम। राजा राम की दो पत्नियां थी, राज सबाई और दूसरी ताराबाई। राज सबाई से जो पुत्र होता है वो होता है संभाजी द्वितीय, और जो ताराबाई का पुत्र होता है वो होता है शिवाजी द्वितीय। अब आगे इनका रोल आएगा तो जान लीजिए भाई ये कौन थे, फिर आगे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। जो ये राज सबाई है और ये ताराबाई है, ठीक है। अब भाई राजा राम गद्दी पर बैठ जाता है, इसका जो सहयोग करता है, ये हेल्प करती है, कौन करेगा ये याद रखना आपको। इसके सहयोगी जो रहेंगे वो रहेगी येसुबाई। और ये येसुबाई कौन थी भाई, ये संभाजी की पत्नी थी। अब संभाजी की पत्नी इसकी हेल्प क्यों कर रही है, संभाजी की पत्नी इसकी हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि उसका जो बेटा है वो साहू छोटा है, अभी वो 3 वर्ष का ही है, और मुगलों का है जो अटैक होने वाला है, मुगल इस तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, संभाजी को पकड़ लिया है। तो उसके लिए उसको कोई इस छोटे बच्चे से तो वो काम चलाएगी रही, और वो अपने आप ऐसा मतलब इतना ज्यादा एकदम से निर्णय नहीं ले सकती मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, क्योंकि फिर मराठा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वो येसुबाई इसकी हेल्प से इसको राजा राम को गद्दी पर बैठाती है, ठीक है। और इसको क्या करेगी, विशालगढ़ के जिले उसमें किले में सुरक्षित छिपा देगी, क्योंकि वहां से कौन आ रहे थे, जो है औरंगजेब का यहाँ पे अटैक चल रहे थे। विशालगढ़ के किले में छुपा देगी, ठीक है, सुरक्षित रख देगी, कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या होता है फिर, ये विशालगढ़ के किले में इसको छुपा के या सुरक्षित रख के आगे आएगी, मुगलों का पूरा सामना करेगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति था इन्हीं का मराठों का, सूर्याजी पिलाजी जिसका नाम था, ठीक है। तो याद रखना सूर्याजी पिलाजी के विश्वासघात से, सूर्याजी पिलाजी के विश्वासघात से इस व्यक्ति ने क्या किया, विश्वासघात, विश्वासघात से विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है औरंगजेब द्वारा, या फिर मुगलों के द्वारा विशालगढ़ पर कब्जा। अब विशालगढ़ पर कब्जा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये पकड़े जाएंगे, और जो है राजा राम वहां से भाग जाता है। तो समझिए एक बार, जैसे ही कब्जा करेंगे तो पहले तो येसुबाई राजा राम की हेल्प करेगी, जल्दी जल्दी उसको सिंहासन पर बैठाएगी। तो जो है 1689 में उसको सिंहासन पर बैठाया जाएगा, रायगढ़ में उसका अभिषेक होगा। अभिषेक होगा तो उसकी तो सुरक्षित रख देगी, और आगे अब खुद मुगलों के सामने युद्ध करने के लिए आगे आएगी येसुबाई, जो संभाजी की पत्नी थी, मतलब साहू की माँ थी। साहू अभी 3 वर्ष का था, इसलिए गद्दी पर उसको बैठा नहीं सकते थे। तो ये जब सामने आती है तो उसके बाद मुगलों का एक, मराठों का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूर्याजी पिलाजी, उसके विश्वासघात के कारण क्या होता है, जल्दी इनको पकड़ लिया जाता है और विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है। जिसमें से कौन था, कौन कौन को गिरफ्तार किया गया, येसुबाई, येसुबाई का पुत्र साहू, साहू के बाद जो है भवानी, भवानी के बाद जो है आपकी उसकी पत्नी सावित्री, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद औरंगजेब ने इनको आजम शाह को दे दिया, भाई आप इनको ले जाओ कहीं कैद कर दो, और फिर इसने उसको आगरे में कैद कर दिया था। तो ये वाली कहानी इस तरह थी। तो विश्वासघात करके विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसके बाद औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब ने येसुबाई, साहू, उसके बाद नेक्स्ट कौन था, सावित्री, अभी सावित्री नहीं आई थी, भवानी, भवानी, इन सबको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। इन सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या होता है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और आजम शाह को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, आजम शाह को दे दिया। और आजम शाह ने इनको कहाँ रखा, आगरा में, आजम शाह को दे दिया। और आजम शाह ने इनको आगरा में कैद कर दिया। तो ये कहानी थी किससे रिलेटेड, राजा राम से। राजा राम ने सिर्फ इतना ही किया, आया गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, बैठाया भी किसने, येसुबाई ने, येसुबाई की हेल्प से ही वो बैठा, उसको फिर छुपाया, छुपाने के बाद खुद आगे अड़ी, आने के बाद गिरफ्तार हो गई। तो इसके रिलेटेड इतनी ही कहानी है, बस एक दो पॉइंट हो रहे हैं राजा राम से रिलेटेड। राजा राम जो गद्दी पर बैठता है वो रायगढ़ किले में है, और उसके बाद वो भाग जाता है। भागने के बाद जब वो है कहाँ पे छुप जाता है, एक किला था जिंजी में, ठीक है, वहां पे छिप जाएगा ये। और छिपने के बाद जैसे ही ये बात और उसको पता चलती है औरंगजेब को, तो वो वहां पे फ्रुक्सियर को भेजता है। तो फ्रुक्सियर, फ्रुक्सियर ने यहाँ घेरा डाल दिया।
8 वर्षों तक यहाँ घेरा डाले रहे और 8 वर्षों तक ही यहाँ पे कैद रहा। 8 वर्षों तक कैद रहा। तो पूछा जाए कौन सा ऐसा शासक था जो 8 वर्षों तक जिंजी में कैद रहा, या फ्रिक्शो ने किसके वहां घेरा डाला, कुछ भी पूछा जाए तो वो था राजा राम। ठीक है, तो 8 वर्षों तक वो कैद रहा क्योंकि जो दक्षिण की इनकी कैपिटल थी वो जिंजी थी, दक्षिण में जाके छुपा था। 1698 तक यही कैपिटल रही थी इनकी, जिंजी। क्योंकि आपको पता है जब हमने शिवाजी को पढ़ा लास्ट में, तो शिवाजी ने इन सबको जाते जाते जीत के गया था वो अच्छे से, और जिंजी को कैपिटल बनाया था उसने दक्षिण की। तो जिंजी ने इसको कैपिटल बनाया था, तो ये अब तक यही कैपिटल चल रही थी इनकी। उसके बाद इन्होंने जो राजधानी बना ली थी, सतारा बना ली थी। तो इसके बाद जो कैपिटल बनाई थी इन्होंने सतारा, कब? 1699 में। अब ये अंतिम टाइम में सतारा पहुंच जाता है, सतारा, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 17 में। ठीक है, मृत्यु होगी 1700 में। इस तारा एक जो है प्राकृतिक दुर्ग इसको बोला जाता है, प्राकृतिक दुर्ग इसको बोला जाता है। यहीं पर इनकी मृत्यु होगी। इनके लिए खास एक बात हमें पढ़नी होती है। किसके लिए? जो राजा राम है वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, और वो हमेशा साहू को अपना प्रतिनिधि साहू के लिए अपने आप को प्रतिनिधि समझता था। अभी साहू की जगह मैं हूँ, इसलिए साहू सब कुछ है, बस मैं उसको एक उसकी प्रतिबिंब हूँ, छाया हूँ। इस तरीके से इसने शासन किया, कभी भी गद्दी पर नहीं बैठाया। इसने एक पद शुरू किया, प्रतिनिधि पद। ठीक है, सबसे पहले छत्रपति, उसके बाद पेशवा, और पेशवा के बाद प्रतिनिधि। तो ये अपने आप को छत्रपति का प्रतिनिधि मानता था। तो इसने प्रतिनिधि पद जो है पद शुरू किया। तो पूछा जाए प्रतिनिधि पद है जो किसने शुरू किया था, तो वो आपके राजा राम ने किया था। उसके बाद इसने दो पद और शुरू किए थे, एक था हुकूमत और दूसरा था पंच सचिव। तो ये दो पद भी इसने शुरू किए थे, बस अंतिम समय फिर की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। क्या बात मतलब पॉइंट पढ़ना है हमें, किसने जो है राजा राम द्वारा एक पद शुरू किया। वैसे 3 पद शुरू किए थे, पर मेन एक पद याद रखना हमें पहले। तो कौन सा था? पहले तो छत्रपति, तो सभी को पता है मेन तो छत्रपति है, उसके बाद पेशवा है, और पेशवा के बाद जो उन्होंने शुरू किया था वो प्रतिनिधि पद था। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि आपको याद रखना है कि ये प्रतिनिधि जो पद है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये प्रतिनिधि जो पद है ये इसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 2 पद और उसने शुरू किए थे, 2 पद। एक तो हुकूमत पन्हा, और एक जो दूसरा पद था वो था पंच सचिव। बस यही हमें पढ़ना है इसके बारे में, ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही उनको पकड़ा गया था, येसुबाई वगैरह को सबको पकड़ लिया, ये भाग गया था जिंजी। जिंजी पे जो है घेरा डाला था फ्रुक्सियर ने, 8 वर्षों तक ये वहां पे कैद रहा। उसके बाद ये आ गया था कहाँ पे? सतारा। सतारा के 1 साल 1.5 साल ही रहा वहां पे, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सतारा में अंतिम जो है मृत्यु अंतिम टाइम इसने कहाँ गुजारा था? तो सतारा में गुजारा। सबसे ज्यादा अपने जो है सिंहासन का या अपना राज्याभिषेक के बाद सबसे ज्यादा टाइम इसने कहाँ व्यतीत किया? तो जिंजी में किया। उसके बाद सतारा में इसकी मृत्यु। सतारा को एक प्राकृतिक दुर्ग बोला जाता है, और इसने अपने रहते हुए टाइम में 2-3 कार्य किए। इसने तो एक प्रतिनिधि पद बनाया, और दूसरा जो पद था वो हुकूमत पनाह और पंच सचिव का पद इसने बनाया। तो कोई ना कुछ एक आधा कार्य कर रहा, वो ही आपको पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा अभी लास्ट में संभाजी, जिसने अष्ट प्रधान जो पद था उसको समाप्त कर दिया था। अभी इसमें पढ़ रहे हैं, इसने 2 पद बनाए थे, प्रतिनिधि, हुकूमत पनाह और पंच सचिव। ठीक है, किसने इसकी हेल्प की थी ये आपको याद रखना है। कौन से उसमें कैद रहा था किले में, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो गद्दी पर बैठेगी वो बैठेगी ताराबाई। ठीक है, गद्दी पर जो बैठने वाले हैं आप बैठेंगे ताराबाई। ताराबाई, क्योंकि साहू भी कैद में है। ठीक है, साहू भी कैद में है, येसुबाई, ये सब कैद में है। और जो है इसका जो नेक्स्ट पुत्र थे राजा राम के, वो कौन थे? संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय। तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय को बनाती है। ताराबाई लिखा है या शिवाजी द्वितीय लिखा है, एक ही बात है। ये अल्पवैश्यक था, द्वितीय है भी, ये शिवाजी द्वितीय। ये अल्पवैश्यक था, 4 वर्ष लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं 3 वर्ष लिखा होता है। तो इतनी ही उम्र का था, और ताराबाई गद्दी पर बैठ जाती है। ताराबाई गद्दी पर बैठते इसको कहते हैं कि मराठा बागडोर इसी के हाथ में आ जाती है। अब मराठा बागडोर इसी के हाथ में आती है, बागडोर को संभालती है। और सबसे पहले ये बहुत सारे दुर्ग जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उन दुर्गों को अपने अधिकार में लेती है।
जैसे आपका रायगढ़ है, उसके बाद आपका पन्हाला है, सिंहगढ़ है, जिंजी है, और इन सब पे जो भी मतलब उन्होंने अधिकार कर लेते हैं उनको वापस छीन लेती है। तो ये इसका जो टाइमिंग है 1702, उसके बाद 1703। तो ये सबसे पहले पन्हाला दुर्ग को वापस लेती है, उसके बाद रायगढ़, उसके बाद सिंहगढ़, इन वाले दुर्ग को ये वापस छीन लेती है। ठीक है, किससे? अंग्रेजों से। ये वाले जो दुर्ग है, सॉरी नॉट अंग्रेज, वो आपके क्या बोलते हैं, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जो जो दुर्ग छीने थे या इन्होंने जो जो लिया था वो वापस ले लेती है। रायगढ़ है, सतारा है, विशालगढ़ है। इसी टाइम में विशालगढ़, ठीक है, सतारा, ये वाले सारे दुर्ग भी वापस ले लेती है। अब क्या था, कहीं ना कहीं मतलब ये तो अपना कार्य कर रही है, ताराबाई अपना कार्य कर रही है, अपने प्रशासन को अच्छे से चला रही है, पर मराठा को ऐसा लग रहा था कि औरत सिंहासन पे बैठ गई तो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब जो मेन वो बनना चाहिए छत्रपति, वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। तो जैसे ही अपना कार्य कर रही थी तो औरंगजेब, या लगा लीजिए आप मुगलों, मुगलों को ऐसा लगने लगता है कि भाई अब मराठा फिर से पुनर्स्थापित होने लगे हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है मराठों को पुनर्स्थापित करना शुरू कर देती है, मराठों को पुनर्स्थापित करना शुरू कर देती है। अब जब ये बात पता चलती है, किसको? मुगलों को। तो मुगलों को जब ये बात पता चलेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि दोबारा से अगर मराठा पुनर्स्थापित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा साबित होते हैं। तो वो एक चाल चलते हैं, वो जो फ्रुक्सियर है वो बोलते हैं साहू आजम शाह को कि आप साहू को जो है छोड़ दीजिए, और साहू को मतलब जुल्फिकार के कहने पर, जुल्फिकार के कहने पर साहू को छोड़ दिया जाता है। अभी फ्रुक्सियर का रोल नहीं है, जुल्फिकार का रोल है। अभी आए नहीं है वो, अभी तो औरंगजेब ही चल रहा है। बट ये बीच बीच में जो इनके मेन सूबेदार मेन वो थे, जहां जहां इनके शासन थे तो इनके अकॉर्डिंग ही कार्य हुआ करता था। तो साहू को छोड़ दिया जाता है, और जब साहू यहाँ पे आएगा तो सारे मराठा सरदार उससे मिल जाएंगे और वो कहेंगे भी अगला छत्रपति है जो, वो हम किसको बनाएंगे, वो हम साहू को ही बनाएंगे। ताराबाई इस चीज के लिए मना करती है, तो उनके बीच युद्ध होता है जिसको खेड़ा का युद्ध, या फिर आप बोल सकते हैं खेड़ का युद्ध होता है, जो 1707 में होगा। युद्ध होने के बाद साहू की विजय होती है और जो ये ताराबाई हार जाती है। साहू का इस चीज में जो साथ देते हैं वो देते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा थे, पेशवा नहीं बने थे अभी, वो अभी एक सैनिक से ही थे, ज्यादा कुछ उनका भी रोल नहीं था, वो सैनिक ही थे। और उनका दूसरा जो साथ देते हैं वो देते हैं धनाजी जादव, जो पहले ताराबाई के ग्रुप में थे, पर बालाजी विश्वनाथ ने उनको समझा के अपनी तरफ कर लिया था। ये दोनों इसका अच्छा खासा साथ देते, साहू को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और उसके बाद जो है ताराबाई हार जाती है। फिर भी साहू कहता है कि उसको एक रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में भी है तो मेरी माँ जैसी, आप जाके वहाँ पे कोल्हापुर में शासन करो, मैं यहाँ पे जो है सतारा में शासन करूंगा, आप जाके कोल्हापुर वो पनहाला वाले एरिया में शासन करो, और मेरा जो शासन रहेगा वो रहेगा। तो मेन छत्रपति साहू को ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो साहू गद्दी पर बैठेगा, फिर अपने कार्य स्टार्ट करेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको ताराबाई जैसे गद्दी पर बैठती है, गद्दी पर बैठने के बाद वो किसके मतलब किसको बनाती है प्रतिनिधि, शिवाजी द्वितीय को, मतलब क्योंकि वो एक महिला थी और मराठे उसको स्वीकार नहीं करते थे, तो एक तरह से संरक्षिका थी ताराबाई इसकी अपने बेटे की। ये मराठों को दोबारा से पुनर्स्थापित करना शुरू कर देती है और मराठा की बागडोर इसी के हाथ में आ जाती है। सबसे पहले पन्हाला, रायगढ़, सिंहगढ़, विशालगढ़, सतारा जो दुर्ग है उनको वापस अपने कब्जे में ले लेती है। ये बात पता चलती है किसको, मुगलों को। तो मुगल किसको, मुगल में स्पेशल कौन थे, जुल्फिकार, ये किसको बोलते हैं, आजम शाह को, आजम शाह के अंडर में थे ना ये। आजम शाह को बोलते हैं कि आप साहू को रिहा कर, ओनली साहू को, और कोई रिहा नहीं हुआ था, साहू को रिहा कर दीजिए। जैसे ही साहू आता है, साहू के आने पर सारे मराठा इसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। साहू जैसे आएगा, साहू के आने पर सारे जो मराठा है इसकी तरफ हो जाएंगे। साहू के आने पर मराठा शामिल, इसमें सभी मराठा शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध होता है जिसका युद्ध का नाम है खेड़ का युद्ध या फिर खेड़ा का युद्ध, जो कब होगा, 1707 में। तो जब मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है, ये युद्ध किस किस के बीच होता है, ये युद्ध जो होगा ये स्पेशली आपकी ताराबाई और इसके बीच होता है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट डेट है इसकी वो है 12 अक्टूबर 1707, जिसमें एक तरफ कौन रहेगी, ताराबाई,
और एक तरफ कौन रहेगा, साहू। साहू में इसमें विजय होती है, जो ताराबाई है वो हार जाती है। ठीक है, साहू का जो साथ दे रहे हैं वो बालाजी विश्वनाथ है। अब ये पेशवा नहीं है, पेशवा ही बनेंगे 1713 में, विश्वनाथ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे इनके साथ है वो है धनाजी जादव। पूरा जो इनका नाम है धनाजी जादव। ये धनाजी जादव ताराबाई के सेनापति थे, ताराबाई के खास सेनापति थे, बट इनको अपनी तरफ कर लेता है और ये विजित हो जाते हैं। ठीक है, ताराबाई हार जाती है। तो फिर उसके बाद जैसे ही इनका शासन करने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं, जो ये आपका साहू है, ये सतारा में जो मेन छत्रपति बन जाता है, सतारा में शासन करेगा और सारी चीजें यही करेगा, पर ये अपने बस कोल्हापुर में ही और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कोल्हापुर या फिर पन्हाला में शासन करेंगे। ठीक है, पन्हाला कौन करेगा यहाँ पे, ताराबाई। किसके साथ रहेगी, शिवाजी द्वितीय के साथ। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद शासन शुरू हो जाता है, सब चीजें ठीक ठाक चल रही होती है। अब क्या होता है, जैसे ही गद्दी पर साहू बैठेगा, साहू जैसे ही गद्दी पर बैठेगा तो, एक मिनट, मृत्यु हो जाती है साहू। कब बैठेगा गद्दी पर, 1707 में। कहाँ पर इसका राज्याभिषेक होगा, रायगढ़ में ही राज्याभिषेक होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी किसकी, धनाजी यादव, धनाजी जादव। ये एक तरह से मेन सेनापति था, सेना का मेन कमान था। और इसकी जगह इसकी जो मेन वो बेटा बैठता है उसका नाम था चंद्रसेन। ये चंद्रसेन हमेशा से ही लॉयल रहा है ताराबाई के लिए, क्योंकि ये तो था ही, धनाजी यादव तो था ही, हालांकि अपने पिता से बहस भी करता है कि जब हम ताराबाई के साथ इतने दिन तक वफादार रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप साहू के साथ जा रहे हो। हालांकि जब साहू आया था वापस यहाँ पे, तो ताराबाई ने कहा था इसके बारे में, साहू के बारे में, कि ये कोई बहरूपिया है, ये साहू है ही नहीं। तो इस सब में एक तरह से अफवाह फैल गई, पूरा शोर होने लगा कि नकली साहू है, नकली साहू है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था आ, भोसले। ठीक है, परमोसी परमोसी भोसले। तो वो क्या करता है, वो हमेशा मराठों के साथ ही खाना खाता था, अगर अदरवाइज किसी के साथ खाना नहीं खाता था। तो उसका नाम था परसोली भोसले। तो ये एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, परसोली भोसले भोसले के साथ खाना खाने से ही ये साबित हुआ था, साथ खाना खाया। बस आपको याद रखना है साहू ने, तो तभी ये साबित हुआ था कि भाई ये रियल साहू है। तो ये पहले आते ही स्टोरी थी, आते ही, तो कुछ ज्यादा इसको याद नहीं रखना, बस याद रखना किसने प्रूव किया था कि ये साहू है, तो परसोली भोसले ने। उसे मराठों के साथ खाना खाता था, अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसके साथ नहीं खाता था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसके साथ खाना खाया और ये सिद्ध किया कि ये ही रियल साहू है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, हम क्या पढ़ रहे थे भी, साहू जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो धनाजी जादव की मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा था चंद्रसेन जादव। वो हमेशा से गद्दी पर तो बैठ, यहाँ पे सेनापति का पद तो वो ले लेता है, पर वो हमेशा ताराबाई की ही हेल्प करता है, ताराबाई को ही संरक्षण देता है। ये बात पता चल जाती है बालाजी विश्वनाथ को भी और पता चल जाती है साहू को भी। तो वो क्या करते हैं साहू जी कि ऐसा कुछ हम कदम उठाएं जिससे इसको पद से भी ना हटाया जाए, क्योंकि अगर हमने इसे पद से हटा दिया तो सब जगह इस चीज पे चर्चा होगी, इशू होगा भी, आपने उसके फादर इतना वफादार रहा तुम्हारे लिए, उसके फादर ने इतना अच्छा किया तुम्हारे लिए और आपने उसके बेटे को उससे पद से क्यों हटाया। तो कोई इशू ना हो इसलिए मैं ऐसा करूँ, इसकी शक्ति को कमजोर कर देता हूँ। तो ये चीजें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो धनाजी की मृत्यु होती है। धनाजी की मृत्यु के बाद गद्दी पर चंद्रसेन बैठता है। चंद्रसेन क्या था, एक सेनापति था। ठीक है, उसके बाद क्या करता है साहू, चंद्रसेन जादव नाम था इसका। तो साहू क्या करेगा, एक और पद बना देगा, साहू के द्वारा एक पद बनाया गया जिसका नाम था सेना करते, सेना करते या सेनाकेत। ये क्या था, ये कैसा पद था सेना के लिए, कि सेना का सारा रख रखाव करना, उनको गाइडलाइन देना, उनको सैलरी देना, सब इसका काम था। मेन हेड बस चंद्रसेन था। मतलब मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊं, सब कुछ मैं कराऊं, मेरा जो मेन कोई हेड है, आप उसके लिए लॉयल हो गए या मेरे लिए, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उससे मेरे को मतलब रहेगा बस। तो आप मेरे लिए लॉयल रहोगे तो ये मैं आपके लिए रहूंगी। तो जो सैनिक है वो इसके लिए रहते ना, तो वो इसके लिए नहीं रहते। ये कौन बना दिया था, बालाजी विश्वनाथ। इस पद पर कौन था, बालाजी विश्वनाथ था।
तो जब इस पर बालाजी विश्वनाथ आता है तो चंद्रसेन को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, इसको लगता है कि ये मेरे साथ जो है गलत हो रहा है, ये जानबूझकर हो रहा है, तो ये ताराबाई के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ये कहानी के रूप में हमें पढ़ना है कि भाई कैसे फिर ये जो है पेशवा बनता है बालाजी विश्वनाथ। ताराबाई है, ताराबाई के साथ मिल जाएगा चंद्रसेन, और एक व्यक्ति था नौसेना का प्रधान था जिसका नाम था कान्होजी आंग्रे। आंग्रे, कान्होजी आंग्रे, ये नौसेना का प्रधान था, नौसेना प्रधान। ये तीनों के तीनों एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक चाल चलते हैं कि जो इनका पेशवा है ना, जो इनका मेन पेशवा मेन होता था जिसके हाथ में सारी शक्ति होती थी, उसका नाम था बहिराव पिंगले। तो तीनों के तीनों एक होकर बहिराव पिंगले को, क्योंकि ताराबाई खुश थोड़ी थी कि भी साहू बैठ गया, ताराबाई को पता था कि भी मेरा जो है अधिकार था जिसपे मैं शासन कर रही थी, वो अब साहू ने ले लिया, तो एक वो आराम से जाके कोल्हापुर में तो चली जाती है क्योंकि उसके साथ कोई था नहीं, मतलब ज्यादा लोग थे नहीं। पर उसके मन में कहीं ना कहीं एक जलन थी, द्वेष था, तो उसको ये मौका मिल जाता है और वो बहिराव पंत पिंगले, पूरा नाम है, कुछ भी याद कर सकते हैं, बहिराव पंत पिंगले। इसको ना, ये कौन था, ये ना पेशवा था। किसका पेशवा था ये साहू का पेशवा था। इसको गिरफ्तार कर लेते या इसको कैद कर लेते ये तीनों मिलकर। तो साहू को ये बात पता चलती है कि भी चंद्रसेन ने ऐसा किया है, तो चंद्रसेन क्या करता है कि वो सॉरी साहू क्या करता, साहू ने लगा कि ये सोचेंगे कि मैं इनको छुड़ाने आऊंगा, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं अपना नया पेशवा ही बना लेता हूँ, तुम रखो इसको, देखा जाएगा। तो ये फिर एक नया पेशवा बना लेते हैं जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये इसकी कहानी है जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ कब बनता है, 1713 में। तो 1713 में पेशवा बन जाएगा, 1707 में ये सेना करते पद पर आएगा। तो धीरे धीरे अब इसका जो है कद बढ़ने लग जाएगा, और इसकी जो है चीजें, इसकी चीज मतलब जो है शक्तियां जो बढ़ने लग जाती है बालाजी विश्वनाथ, मतलब इसकी काफी सारी बातें मानी जाती हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बालाजी विश्वनाथ के बारे में। साहू के टाइम पर ही था, और साहू के टाइम पर ही एक मेन समझौता होता है। देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। चंद्रसेन यादव की जगह, नहीं, जो आपका क्या था, धनाजी यादव की जगह चंद्रसेन बैठते हैं। चंद्रसेन का जो साथ था वो ताराबाई के साथ था, ठीक है। ये बात पता चल जाती है, तो इसकी शक्ति को कम करने के लिए सेना करते हैं, सेना के एक पद बनाया जाता है जिस पद पर बालाजी विश्वनाथ को रखा जाता है। जो एक नॉर्मल सा सैनिक था, अब वो सेना करते पर आ गया था, ठीक है। उसके बाद ये इस चीज से नाराज हो जाता है और एक गुट बनाता है ताराबाई के साथ, जिसमें अपने साथी कान्होजी आंग्रे को भी, जो नौसेना का प्रधान, को मिला लेता है। मिलाने के बाद क्या होगा, बहिरावपंत पिंगले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बहिरावपंत कौन था, इस साहू का पेशवा था। पेशवा मतलब उसका प्रधानमंत्री था, जो प्रधानमंत्री पद पर था, कार्य किया करता था, ठीक है। मेन शक्ति इन्हीं के हाथ में होती थी। तो जब ये इनको लगेगा भी इसको छुड़ाने आएंगे, इनके सब कार्य डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, साहू उस टाइम जान चुका था कि पेशवा बनाने लायक सबसे बेस्ट जो है वो बालाजी विश्वनाथ है। तो वो 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना लेता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। इसके काल में जो कार्य है वो क्या रहेगा, जब ये पेशवा बन जाएगा, कब बनेगा, 1713 में। पेशवा बनने के बाद फिर ये 1719 में एक कार्य करेगा। 1719 में वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता कौन करवाएगा, जिसमें रहेंगे सबसे मेन बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सैयद बंधु, जब मुगल में पढ़ते हैं ना, किंग मेकर जिनको कहा गया है, सैयद बंधु। और तीसरा व्यक्ति जो इनका है, इनकी बातों पे सिग्नेचर करेगा, वो होगा रफी उद दौला। कौन था भाई, मुगल नवाब था, मुगल। इसमें क्या है, अब क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ की शक्तियों के बारे में, इसकी जो कार्यशैली के बारे में सबको पता चल गया था। जब ये धीरे धीरे चीजें बढ़ा रहा था, अपनी पावर सबके सामने दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब जो है मराठों को जो है अब मुगलों को इनसे डर होने लगा था। क्योंकि पहले जो औरंगजेब के टाइम में थे, काफी शक्ति थी, कोई इनसे डरता नहीं था, मराठों को इतना ज्यादा, मुगल की इनकी बराबर की टक्कर रहती थी। कभी वे उनका पलड़ा भारी तो कभी उनका पलड़ा भारी, ठीक है। बाद में जो है अब उनकी शक्ति कमजोर होने लगी थी और मराठे दोबारा से उत्थान
राजस्थान की तरफ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके बीच अब बहुत कड़ी दुश्मनी थी जब से इन्होंने संभाजी को मारा था, ठीक है। संभाजी को मारा था, फिर बाद में उनको गिरफ्तार किया था, जो है साहू को और इनको सबको। तो ये तब से क्या हुआ था कि काफी सारी जो है इनके बीच भी दुश्मनी हो गई थी। अब सैयद बंधु है वो एक किंग मेकर का रोल अदा कर रहे थे। वो एक के बाद एक राजा को बना रहे थे, उसको मरवा देते थे, उसको बना रहे थे, अपनी उनकी जो काफी शक्ति हो गई थी मुगलों के टाइम में। अब वो चाह रहे थे कि हम मराठों को भी ना अपने पास मिला लें और कि वे हम पर शासन ना करें या हम पर अधिकार ना करें। तो उन्होंने स्पेशली बालाजी विश्वनाथ से इस बारे में बात की और बालाजी विश्वनाथ ने भी उनका साथ दिया इस चीज में। तो वो बातचीत क्या होती है, वो एक दिल्ली समझौता जिसको कहा जाता है 1719 में, जो भी वे बात होगी उस पर जो एग्रीमेंट होगा उसको दिल्ली समझौता कहते हैं। जिसमें बालाजी विश्वनाथ था, सैयद बंधु थे और रफी उद्दौला थे। तो बालाजी विश्वनाथ की जो जो डिमांड्स थी उनके साथ साथ कुछ और बातें भी पूरी की जाती है। देखिए जो दिल्ली समझौता था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिल्ली समझौता, तो कभी भी पूछा जाए दिल्ली समझौता कब होता है, दिल्ली समझौता 1719 में होता है। किस किस के बीच होता है, मुगलों और बालाजी विश्वनाथ के बीच होता है। किसके काल में होता है, साहू के काल में होता है। अगर बालाजी विश्वनाथ ना दिया जाए, आपको साहू दिया जाए, तो आप साहू को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे करेंगे। तो जो साहू है, ये जो था, ये क्या बात थी, तो पहली बात ये थी कि जो मराठा है, मराठा एक क्षेत्र और मराठों के द्वारा विजित क्षेत्र, मराठों के द्वारा विजित अक्षेत्र। मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि इसमें ये संधि हुई कि बालाजी विश्वनाथ ने कहा जो मराठा एरिया है और मराठों ने जो हमने जो एरिया को जीता हुआ है उसका मेन प्रधान साहू होगा। आप किसी और को उसका प्रधान नहीं मान सकते, आपको अपने एग्रीमेंट में लिखना होगा उसका मेन प्रधान साहू होगा। कई बार क्या शर्तें पूछी जाए, जो दिल्ली समझौते में कौन कौन सी शर्तें थी, कौन कौन सी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि आप जो साहू है, उनकी माता है येसुबाई, उनकी बहन तो मृत्यु हो गई थी, पत्नी भी उसकी कैद में थी सावित्री, इन सबको रिहा कर दिया जाए। एक मुंह बोला भाई था मदन सिंह, इन सबको रिहा कर दिया जाए। तो ये बात भी मान ली जाती है, ठीक है। और एक बात क्या थी कि जो है छह क्षेत्र, छह एरिया, जो मुगलों का भी उनपे कभी ना कभी अधिकार था और जो है इनका भी अधिकार था। तो उन छह के छह क्षेत्रों से जो है मराठा चौथ वसूल कर सकते हैं। चौथ क्या था, एक सुरक्षात्मक कर था। भाई आसपास का जो भी एरिया है, अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो हमें टैक्स देना होगा। अगर कोई आप पर अधिकार करेगा तो भी हम हेल्प करेंगे, और हम वैसे तो आपकी हेल्प करेंगे ही। तो सुरक्षात्मक अधिकार इनको जो है चौथ कहते हैं, जो 1/4 होता था। तो छह एरियाज थे दक्कन के, चाहे उसमें बरार है, खानदेश है, बीजापुर है, हैदराबाद है, गोलकुंडा है, मराठावाड़ है, ये सब पर उन्होंने अधिकार दे दिया। मैसूर है, तिरुचिरापल्ली, कुछ अलग एरियो पर भी चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था। ये तीनों चीजें तो किसके पक्ष में थी, ये तीनों चीजें थी बालाजी विश्वनाथ के पक्ष में। हालांकि ये साहू के लिए खास बातें थी, पर मेन अब शक्तियां इनके हाथ में आ चुकी थी पेशवाओं के। उसके बाद थर्ड फोर्थ बात क्या थी, आप सैयद बंधु कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं ताराबाई गुट को परेशान नहीं करना है। इनका ये भी मोटिव था मुगलों का कि ताराबाई गुट अगर खत्म हो गया और कल को मराठा ये लोग है शक्तिशाली हो गए तो हमें बिल्कुल दबा देंगे। तो ताराबाई का होना भी जरूरी है, कल को हमें उनके साथ गुट बनाकर इनके जो अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम ताराबाई को कोई परेशान नहीं करेंगे, हालांकि उनके युद्ध तो चलते ही रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरी बात जो कही थी, उन्होंने ये कहा था भी आप ताराबाई को परेशान मत करना, और दूसरा आप हमें, हमने आपको इतनी फैसिलिटी दी है, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हमें टैक्स के रूप में देना, और जब भी हमें आपकी हेल्प की जरूरत हो तो 15,000 सैनिक लेकर हमारे पास आना। भाई हमें पता है कि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है, हम तुम्हें मैसेज पहुंचाएंगे आपको, ये ऐसे नहीं भी आप 100-200 सेना के साथ आ जाओ, आप 15,000 सेना के साथ आना, तभी हम उस चीज को मानेंगे। तो ये चीजें थी। मराठा क्षेत्र और मराठों के द्वारा विजित अक्षेत्र को का साहू को प्रमुख माना गया, साहू को प्रमुख माना गया। पहली संधि की पहली बात ये थी। दूसरी बात क्या थी, साहू की माँ कौन थी, येसुबाई, जिसको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने। दूसरी सावित्री, और एक था मुंह बोला भाई बोला जाता है मदन सिंह, इनको रिहा कर दिया जाए। भवानी की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा कहा गया था, रिहा, इनको रिहा कर दिया जाए। थर्ड जो बात क्या थी, थर्ड बात ये थी कि छह दक्कन के
जो 6 एरियाज हैं, अक्षेत्र हैं, उन पर चौथ वसूलने का अधिकार, चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। ठीक है, चौथ वसूलने का अधिकार किसको मिला है? ये आपको पेशवा या साहू को मिला है। कौन कौन से 6 एरिया थे पूछ सकते हैं? बरार, बीजापुर, उसके बाद जो रहेगा बरार, बीजापुर, खानदेश, खानदेश, ठीक है, गोडवारा, हैदराबाद, और एक था मराठावाड़ा। मराठावाड़ा मतलब इन्हीं का ही जो एरिया होता है ना, उससे भी ये टैक्स लिया करते थे। मतलब जो इनके पुराने मराठे होते थे ना, पुराने टाइम के, जैसे मावली वगैरह है, जो स्टार्टिंग की जातियां थी, उनसे टैक्स लिया करते थे। ठीक है, इनसे 1/4 मतलब चौथ वसूलने का अधिकार मुगलों ने मराठों को 1/4 या चौथ वसूलने का अधिकार इन 6 एरियो में दे दिया। उसके बाद इनके साथ साथ मैसूर, तिरुचिरापल्ली और तंजौर का अधिकार भी इनको मिल गया था। क्या? चौथ वसूलने का। ये बातें हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, ये तीनों तो फेवर में था। किसके फेवर में था? तीनों मराठों के फेवर में था। चौथी बात थी, ताराबाई गुट को परेशान नहीं किया जाएगा, ताराबाई गुट बना रहेगा। ठीक है, इन्होंने वो बात मान ली। बात नंबर 5वीं कौन सी है भाई? बात नंबर मतलब शर्त नंबर 5 कौन सी रहेगी? वो जो थी वो ये थी कि भाई आपको प्रत्येक वर्ष 10 लाख वार्षिक टैक्स मुगलों को देना होगा, मुगलों को देना होगा। ये भी बात मान ली। ठीक है, साथ में जब भी हमें जरूरत हो 15,000 सेना लेकर मराठों के द्वारा मुगलों की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, मराठों द्वारा हेल्प। दोबारा से समझा दूंगी मैं एक बार इसको। यहां तक हो गए पॉइंट। 5 शर्तें होगी और इन सारी शर्तों पर हस्ताक्षर लेने थे फ्रुक्सियर के। फ्रुक्सियर, फ्रुक्सियर था उस वक्त, इसने कर दिया मना, इसको हटा दिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। फिर आया रफी उद्दौला, रफी उद्दौला को गद्दी पर बैठाया। ये हमने पढ़ा जब मुगल पढ़ते हैं। रफी उद्दौला गद्दी पर बैठ गया और इसने हस्ताक्षर किए। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने, इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। मराठों का मैग्ना कार्टा किसने कहा? रिचर्ड टेम्पल। पूछा जाए भाई, इतनी सारी चीजें इनको मिल गई, इतनी जो है सुविधा इनको मिल गई थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके बारे में इनको मैग्ना कार्टा मतलब बहुत सारी जो है सुविधाएं इनको मिल गई। तो मराठों का मैग्ना कार्टा रिचर्ड टेम्पल ने कहा। किसके बारे में? इस संधि के बारे में, दिल्ली समझौता संधि के बारे में। तो एक बार दोबारा समझा देती हूँ। मराठा जितना भी एरिया है और बाकी जो भी मराठों ने जीता हुआ है, उसका मेन प्रमुख आप साहू को मानोगे, ना कि आप शिवाजी द्वितीय को या ताराबाई को या किसी और को मानोगे। राइट। उसके बाद मुगलों ने एक्सेप्ट कर ली ये बात। साहू की माँ जो इनके कैद में थी, उनको रिहा कर दिया जाए, ये भी एक्सेप्ट कर ली। दक्कन के 6 क्षेत्र, उनसे चौथ वसूलने का अधिकार भी मराठों को मिल गया। तो कौन कौन थे? बीजापुर, बरार, खानदेश, गोंडवाना, हैदराबाद, मराठावाड़ा। ठीक है, उसके बाद 1/4 जो चौथ वसूल करने का अधिकार भी इनको मिल गया, जिसमें मैसूर जो है तिरुचिरापल्ली और तंजौर से भी ये वाला टैक्स ये ले सकते थे। नेक्स्ट है ताराबाई गुट बना रहेगा, उसको आप भंग नहीं करोगे, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे उनके लिए। ये कही मुगलों ने मराठों को, तो मराठों ने कहा ठीक है, हमें क्या जरूरत पड़ी पड़ी रहेगी, काम करती रहेगी, हम कोई कुछ नहीं कहते उसको। 10 लाख वार्षिक टैक्स मुगलों को देना होगा। साथ ही 15,000 रुपए से लेकर मराठों के द्वारा हेल्प के लिए आपको आना होगा। भी अगर हमें तुम्हारी तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो तो आपको 15,000 सैनिक लेके आना है। और एक और बात थी इसके अंदर, छठी बात जो रही है वो थी कि आप बीजापुर पर कभी भी अधिकार नहीं करोगे। टैक्स ले रहे हो ठीक है, बीजापुर पर अपनी तरफ से अधिकार नहीं करोगे।
इसका मतलब है अगर वो आप पे अटैक करे तो आप उसका सामना करोगे, उसका जवाब दोगे, पर अपनी तरफ से उसको युद्ध नहीं करोगे या अधिकार नहीं करोगे। ठीक है, ये वाली बात भी इसके अंदर हुई थी। तो इन सब संधियों के अकॉर्डिंग रिचर्ड टेम्पल ने इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, किसको, दिल्ली समझौता को। ठीक है, उसके बाद ये बातें सभी साहू को पता चलेगी तो साहू बहुत खुश होगा, भाई मेरी तो इतनी वैल्यू बन गई है। तो साहू इससे खुश होकर मुगल दरवाजा बनवाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी संधि के खिलाफ, मतलब कौन सी संधि होने के बाद मुगल दरवाजा बनाया जाएगा। तो ये है, साहू ने साहू ने दिल्ली समझौते से खुश होकर, दिल्ली समझौते से खुश होकर क्या क्या कराया भाई। एक तो पुणे के उत्तर में, पुणे जो है, पुणे के उत्तर में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मुगल दरवाजा बनवाया। तो पूछे पुणे में मुगल दरवाजा किसने बनवाया, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, साहू के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, ये ना औरंगजेब की जो मकबरा था खुलदाबाद में, वहां पर नंगे पैर गया था और वहां पे चादर चढ़ाई थी इसने। तो जिसने इसको कैद किया था ना, उसके बारे में उसके बारे में ये बात जब कही जा रही है तो थोड़ी अजीब लगती है ना। औरंगजेब का मकबरा था खुलदाबाद, यहां पर ही नंगे पैरों से गया, इतनी खुशी हो रही थी इसको, चादर चढ़ा के आया। उसको बोल रहा था, बोल के आया होगा कि भाई देख, अब जिस तूने मुझे कैद किया था ना, अब मैंने ना तेरे एरिया में से बहुत सारी ना चीजें ले ली है, और अब तू यहाँ पड़ा पड़ा क्या करता रहेगा, अभी ऐसे ही रोता रो, और मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मतलब खुश हो गए, ऐसे दिखाने के लिए गया कि देखो, मैंने, मतलब तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटी दी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं तुम्हें सबको माफ कर देता हूँ, ऐसा कहा गया। मतलब ऐसा मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, बस ये याद रखना आपको, हम तो कुछ भी कहते रहेंगे, हमें तो बस क्वेश्चन से याद करने से मतलब है। पुणे के उत्तर में मुगल दरवाजा किसने बनवाया, साहू। आपका माइंड कई बार नहीं पड़ा होगा तो कहीं कहीं जाएगा, भाई कौन से मराठा ने दरवाजा बनाया होगा। तो जो मराठा था साहू, उसने पुणे के उत्तर में दरवाजा बनवाया था। औरंगजेब की मकबरे खुलदाबाद में ये नंगे पैर गया, वहां पे चादर चढ़ा के आया और कहा कि भाई मेरी तो सारी मन्नत पूरी हो गई है, अब तू रहे या ना रहे। ठीक है, ये चीजें हमें याद करनी है। उसके बाद, इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी 1749 में, उससे पहले भी इसके बीच एक कार्य होता है, एक कार्य लिख लीजिए। 1731 में, 1731 में एक संधि होती है जिसको वर्ना की संधि या वर्णा की संधि कहते हैं। ठीक है, ये संधि किस किस के बीच होती है, ये होती है साहू और, अभी तक हमने इसका रोल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, संभाजी द्वितीय। ये कौन था, राजा राम का, राज बसाई का पुत्र, राज बसाई जो राज रसाई या राज बसाई जो भी था, संभाजी द्वितीय उसका पुत्र था। तो इसका तो बेचारे का अभी तक कोई रोल नहीं, शिवाजी द्वितीय तो गद्दी पर बैठा है ही, बट इसका कोई रोल नहीं था। पर इसके यहाँ पे एक संधि होती है इसके टाइम में, या इसके साथ होती है। ये संधि क्या थी, वरना की संधि। इन्होंने ये माना गया इस संधि में कि साहू ही मराठों का प्रमुख है। भाई सबने मान लिया था, बेचारे इस पे भी मनवाना पड़ा। ठीक है, मुगलों ने तो मान लिया था, ताराबाई थोड़ी ना मानेगी। मुगलों ने मान लिया, संभाजी ने मान लिया, ताराबाई नहीं मानेगी, वो क्यों मानेगी, वो तो खुद शासन कर रही है। तो इसमें माना गया कि साहू ही मराठों का प्रमुख है, ये बातें आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाए ये संधि किस किस के बीच हुई थी और किसने करवाई थी, तो करवाई थी तो वो बाजीराव, बालाजी, सॉरी, अभी जो है बाजीराव विश्वनाथ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, ये चीजें याद रखनी है आपको। 1720 में, 1719 में जो दिल्ली समझौता हो गया था ना, उसके बाद उसकी तो मृत्यु हो गई है 1720 में। अब जो 1720 में नया पेशवा बनेगा ना, अब साहू का तो टाइम चलता रहेगा, नया पेशवा जो बनेगा वो बनेगा बाजीराव प्रथम।
तो ये चीजें भी कई बार याद रखनी। हमारा याद रहेगा कि अब तक तो हम बालाजी विश्वनाथ को पढ़ रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ को पढ़ रहे हैं, पर बालाजी विश्वनाथ तो 1720 में मर गया था। तो यहाँ पे जो आया था बाजीराव प्रथम आया था। जब बाजीराव प्रथम को पढ़ेंगे, उसकी कहानी सारी पढ़ेंगे। हम सिर्फ साहू को पढ़ रहे हैं, साहू के काल में कौन कौन क्या कर रहा है उसको पढ़ रहे हैं। तो इस संधि में जो किसने करवाई, ये बाजीराव प्रथम ने करवाई। बस इतना ही पढ़ना होता है हमें साहू के बारे में। और साहू की जो मृत्यु हो जाती है 1749 में, साहू की मृत्यु। अब नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठेगा वो नाम मात्र का ही बैठेगा, जो था राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय, ऐसा कहा जाता है, इसको सिर्फ मतलब माना गया है कि ये शिवाजी का, शिवाजी द्वितीय का, या फिर ये दूसरा जो था आपका संभाजी द्वितीय, उनका कथा तथाकथित मतलब पुत्र कहा गया, ऐसा कहा जाता है। शॉर्ट ही नहीं है कि उन्हीं का पुत्र था, क्योंकि लास्ट में जो है ताराबाई ऐसी जो है स्टेटमेंट देके जाती है, वो कहती है कि राजा राम द्वितीय हमारे वंश का है ही नहीं है, ये तो नाजायज, मतलब अपने ही एक वंश को उखा मतलब एक तरह से कलंकित करके चली जाती है। वो कहती है राजा राम द्वितीय है वो जो है नाजायज औलाद है, हम मेरे जो बेटों का संबंध किसी से रहा है उसकी औलाद है, कुछ इस तरीके से कह के बातें चली जाती है। और वो इस पूरे वंश पर, शिवाजी के वंश पर कलंक लगा के चली जाती है, ऐसा कहा जाता है। पर हमें तो पढ़ना ही है कि अंतिम जो मराठा वो कौन था। अंतिम मराठा राजाराम द्वितीय था, राजाराम द्वितीय था। ठीक है, इसके बारे में क्या पढ़ना है हमें, कि जब ये गद्दी पर बैठेगा, कब, 1749 में, और 50 तक ये बैठेगा। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठेगा तो ये नाम मात्र का ही बैठेगा। नाम मात्र का बैठेगा तो इसकी पावर किसके हाथ में होगी, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होगी। तो इसके बैठने के बाद जो है ताराबाई की हेल्प से बैठता है। ठीक है, ताराबाई की हेल्प से ये बैठता है, और नाम मात्र का ही ये क्या रहेगा, एक तरह से सरदार रहेगा नाम मात्र का ही। तो ये पहले तो इसको ताराबाई खुद से ही बिठाएगी, फिर बाद में इसको इसका बर्दाश्त नहीं होगा, ताराबाई की हेल्प से बैठता है। ठीक है, इसके काल में एक संधि होती है जिसको सगोला की संधि कहते हैं। ठीक है, इस संधि में क्या बातचीत होती है, और ये संधि किस किस के बीच होती है, किस किस की हेल्प से होती है। तो ये जो संधि है ये रघुजी भोसले और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा कराई जाती है, सॉरी बाजीराव प्रथम। ये जो संधि होती है वो किसके द्वारा कराई जाती है, बाजीराव प्रथम और रघुजी भोसले, रघुजी भोसले, ये दोनों व्यक्ति कराते हैं संधि को। इनका क्या मतलब था, क्या पर्पस था, सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से एक संधि होती है, सगोला की संधि। ठीक है, इसमें क्या क्या शर्तें थी, कि पेशवा को ही मेन मतलब छत्रपति नाम मात्र का, छत्रपति को है ना नाम मात्र का रख दिया गया, बस वो सिग्नेचर वगैरह करेगा जहां उसकी जरूरत होगी। मेन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी, वास्तविक शक्ति जो आ जाएगी वो किसके हाथ में आएगी, वो पेशवा के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में आ जाएगी, छत्रपति नाम मात्र का रहेगा। क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इसने ताराबाई ने इस पे लास्ट में ऐसा कलंक लगा दिया था बनने के बाद ही, फिर खुद को बहुत परेशान हो गया था, छुटकारा पाना चाहता था कि मेरे को ये गद्दी वद्दी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक पेशवा यही माना गया था, और बाद में जल्दी मर मुरा जाता है। इसलिए इसमें लिखा गया था ये वाली जो थी संधि, कि भाई जो छत्रपति है वो 17 में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पेशवा है में पूना में अपना कार्यकाल करेंगे, पेशवा पूना में कार्यकाल करेंगे, अपना कार्यालय, कार्यकाल नहीं कार्यालय, यहाँ पे उनका कार्यालय होगा। तो देखिए उसमें कुछ भी नहीं है, ये दो चार पॉइंट हमें याद करने, क्योंकि अंतिम हमें जानना पड़ता है ना, वैसे इसलिए पढ़ना होता है। राजा राम द्वितीय है, ये अंतिम था, द्वितीय, क्योंकि हमने राजा राम प्रथम भी पढ़ा है ना। उसके बाद 1749 और 1750 तक जो है ये रहता है, इसका टाइमिंग है। ताराबाई की हेल्प से गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सगोला की संधि होती है, जिसमें बाजीराव प्रथम और रघुजी भोसले तो होते ही हैं, साथ में किसके साथ होती है, ये राजाराम द्वितीय के साथ होती है। इसमें कहा गया, राजाराम खुद कहता है कि भाई मेरे को कोई पावर नहीं चाहिए, नाम मात्र का वो है, प्रधान रहेगा ये। वास्तविक शक्ति जो पूछी जाए ना आपको, वास्तविक शक्ति पेशवाओं को कब मिलती है, तो वो सगोला की संधि में मिलती है। हालांकि पेशवा तो पहले से ही स्ट्रोंग हो चुके थे बालाजी विश्वनाथ के टाइम में, पर जो वास्तविक शक्ति है उसको सगोला की संधि
संधि में मिलती है और बालाजी प्रथम रघुजी भोसले की हेल्प से होती है। इसमें कहा गया कि वास्तविक शक्ति पेशवा की होगी, पेशवा पुणे में रहेंगे और ये 17 में रहेगा, तो 50 में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर जो कार्यकाल इसी का स्टार्ट रहेगा, किसका, बालाजी बाजीराव प्रथम का ही। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सब पेशवा यहाँ तक खत्म हो गया मराठा। अब स्टार्ट होगा पेशवा का टाइमिंग और हम पेशवा को पढ़ेंगे। तो उसमें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो पढ़ेंगे हम बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बालाजी बाजीराव ऐसे माधवराव सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में पानीपत का युद्ध आएगा, 1761 में पानीपत का युद्ध पढ़ा जाएगा और जब एंड होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे मराठा अंगल युद्ध, वो सब पेशवाओं के साथ ही होंगे, ठीक है। तो मराठा का यहाँ तक एंड हो चुका है, अब आएंगे पेशवा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं पेशवाओं के साथ। ओके, बाय बाय।